वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सार्क के बारे में, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका इंडिया भी एक मेंबर है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो और भी नॉलेजफुल वीडियोस आप खास तौर पे सोशल स्टडी से रिलेटेड न्यूज़ जो हमारी वीडियोस हैं वो आप देख पाएँ। तो अगर आपको इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की पूरी प्लेलिस्ट चाहिए तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट है वहाँ पे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सार्क क्या है और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं उसके बारे में बात करेंगे, और फिर करेंगे हम इसके ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्य क्या हैं, क्या ज़रूरत पड़ गई थी हमें सार्क बनाने की, और उसके बाद आज तक सार्क की क्या अचीवमेंट्स हैं, सार्क की क्या उपलब्धियां हैं, इसने क्या क्या चीज़ें हासिल की हैं। उसके बाद हम अचीवमेंट्स की बात करेंगे और फिर लास्ट में कि लिमिटेशंस क्या हैं। कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं हर चीज़ की, तो वो सार्क की क्या लिमिटेशंस हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले सार्क की जो फुल फॉर्म है वो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, इट इज़ द रीजनल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड जो पॉलिटिकल यूनियन ऑफ स्टेट्स इन साउथ एशिया। तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि ये साउथ एशिया में है, जैसे कि हमारा इंडिया भी साउथ एशिया में है। और तो ये एक जियो पोलिटिकल यूनियन भी है एक तरह से। ये सभी कंट्री से एक दूसरे कंट्री से इंटैक्ट है, एक दूसरे कंट्री से नहीं लेकिन टोटल एक ज्योग्राफी है इनकी। ज़्यादातर कंट्री सिर्फ इंडिया से ही इंटैक्ट हैं। तो इसके जो मेंबर स्टेट्स हैं अभी के वो 8 हैं: अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। इस पिक्चर में यहाँ पे आपको मालदीव्स नहीं दिख रहा होगा, तो वो यहाँ पे नीचे है। आई थिंक, आई एम श्योर, शायद आप चेक कर लेना एक बार इंटरनेट पे भी। तो आगे चलते हैं हम। ये एक और मैप है सिर्फ आपको समझाने के लिए, जो जो मेंबर कंट्रीज़ हैं यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं। यहाँ पे अफ़गानिस्तान, ये पाकिस्तान आ गया, और यहाँ पे इंडिया है, और नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, और नीचे श्रीलंका रह गया, और मालदीव्स ये है। तो यहाँ पे तो अब बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के हैं। सार्क was established with the signing of सार्क चार्टर in Dhaka on 8 दिसंबर 1985। तो ये जो सार्क बनी थी ये बनी थी 1985 में, और इसका जो फर्स्ट चार्टर हुआ था साइन, जिसके अकॉर्डिंग एक सार्क को ऑफिशियली एक ऑर्गेनाइजेशन माना गया था, वो हुआ था ढाका में 8 दिसंबर 1985 को। और इसके जो प्रेजेंट हेडक्वार्टर हैं और सेक्रेटरीट, हेडक्वार्टर और सेक्रेटरीट हैं एक ही बात होती है ऑलमोस्ट, वो है काठमांडू और नेपाल। काठमांडू नेपाल में, ठीक है, नेपाल की जो कैपिटल है काठमांडू, वहाँ पे है। अफगानिस्तान बिकेम द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ सार्क एट द 14th एनुअल समिट इन 2007 हेल्ड एट न्यू दिल्ली ऑन अप्रैल 3 to 4। तो जो अफगानिस्तान है वो एक नया मेंबर बना है, इसका सबसे नया वही है। जो समिट हुआ था 2007 में, उस समिट में 14th समिट था वो, उस समिट में जो था अफगानिस्तान इस सार्क का मेंबर बन गया था। इसमें थोड़ी सी कंट्रोवर्सी थी कि अफगानिस्तान को मेंबर बनाना चाहिए या नहीं, क्योंकि वो एक सेंट्रल एशियन कंट्री है, और ये जैसे आप इसकी फुल फॉर्म पहले देख चुके हैं कि साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो ऐसे में वो इसके फ्रेमवर्क के अंदर जो है वो सही ढंग से बैठ नहीं रहा था, लेकिन फिर भी काफ़ी कंट्रोवर्सी के बाद उसे जो है मेंबरशिप दे दी गई थी सार्क की। तो अब ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं सार्क के? प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ साउथ एशिया एंड इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो जो साउथ एशिया के लोग हैं उनकी लाइफ को अच्छा ही बनाना, ता जो ये कंट्रीज़ हैं ये इन कंट्रीज़ में मिलकर ये आपस में इनकी ऑलमोस्ट इकनॉमी एक ही तरह से, खैर इंडिया की बड़ी है लेकिन फिर भी एक तरह से एक दूसरे को अगर कॉपरेशन करें तो काफ़ी बढ़िया हो सकता है काम हमारे एरिया में। जबकि ये सभी कंट्रीज़ थोड़ी सी एक तरह से अभी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और थोड़ी सी बैकवर्ड कंट्रीज़ भी हैं। एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस। तो इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा मिल सके इन कंट्रीज़ में, जिसके लिए कुछ एग्रीमेंट्स हुए इन कंट्रीज़ के बीच में, वो हम आगे बात करेंगे सार्क के थ्रू। सोशल प्रोग्रेस हो सके, कल्चरल डेवलपमेंट हो सके इन द रीजन बाय प्रोवाइडिंग ऑल इंडिविजुअल्स द अपॉर्चुनिटी टू लिव इन डिग्निटी एंड रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल। तो ये तो वही बात होगी कि लोगों का अच्छे से ख्याल रह सके, क्योंकि इन कंट्रीज़ के लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, उनका कल्चर डिफरेंट कल्चर है लेकिन फिर भी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं वो लोग। जैसे कि आप इंडिया के लोग जो हैं वो नेपाल से, जो लोग नेपाल के पास रहते हैं वो उनसे ज़्यादा अलग नहीं होंगे, उनका कल्चर भी ऑलमोस्ट सेम होगा। और वैसे ही जो बांग्लादेश के पास रहते हैं उनका कल्चर भी सेम ही होगा जो, ठीक है। प्रमोट एंड स्ट्रेंथन कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस अमंग दी कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया। और जो इनका कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस यानी कि ये कंट्रीज खुद में मिलकर रह सकें किसी और ऑर्गेनाइजेशन की तरह। स्ट्रेंथन कोऑपरेशन विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज, और ये कंट्रीज जो हैं वो खुद मिलकर दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज के साथ भी अपना जो कोऑपरेशन है वो बढ़ाएं।
कॉपरेट विद इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन विद सिमिलर एम्स एंड पर्पस। इसका मतलब हुआ कि जैसे एक कंट्री, फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए पाकिस्तान को कोई चीज़ चाहिए, वो किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जाता है, फॉर एग्जांपल यूएनओ में जाता है, तो वहाँ पे ये बाकी कंट्रीज़ भी उसकी हेल्प करें। तो ऐसे में ये होता है असल में जो रीजनल कॉपरेशन है, लेकिन जो सार्क के थ्रू होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ना ही हो सकता है, क्योंकि आपको पता ही है कि इंडिया और पाकिस्तान का 36 का आंकड़ा है। तो उस कारण सार्क की ये भी एक लिमिटेशन है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अचीवमेंट्स ऑफ सार्क। तो अब तक सार्क ने क्या अचीव किया है? दी साफ्ता, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। तो साफ्ता की फुल फॉर्म क्या है? साफ्ता एक एग्रीमेंट है एक तरह का, और इसकी फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया एग्रीमेंट वाज साइंड ऑन 6 जनवरी 2004। तो ये कब साइन हुआ था? 2004 में, ड्यूरिंग 12th सार्क समिट। तो 12वें सार्क समिट में, हेल्ड इन इस्लामाबाद पाकिस्तान, जो कि इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुआ था। और इससे पहले एक और ट्रेड एग्रीमेंट भी है जिसे साफ्ता बोला जाता है, जिसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है। और इसके बाद है द सार्क वीज़ा एग्जाम्पशन स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 1992। ये एक वीज़ा एग्जाम्पशन स्कीम थी, इसके बारे में बात करते हैं हम डिटेल में, एक मिनट। द लीडर्स एट द 4th समिट इस्लामाबाद 29 to 31 December 1988 रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट अमंग सार्क कंट्रीज। तो इसको इसलिए बनाया गया था क्योंकि लोगों को पता है कि ये जो सार्क कंट्रीज हैं एक दूसरे से इनका मेल जोल ज़्यादा है, और लोग भी एक जगह से दूसरी इन कंट्रीज़ में इजीली जा सकें, इसलिए इन्होंने एक वीज़ा एग्जाम्पशन रखी थी। इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने होते थे, लेकिन उसके लिए आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती थी। जैसे जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो ईजिली एक सार्क कंट्री से दूसरे सार्क कंट्री में जा सकते हैं। तो वो सब था, ये हुआ था 1992 में 4th समिट में। ठीक है। इससे पहले जो 12th समिट में हुआ था वो सार्क था, इसके बाद हुआ था, सॉरी बहुत हो। और साप्ता भी एक एग्रीमेंट है, वो भी ट्रेड के साथ ही रिलेटेड है। तो अब इसकी लिमिटेशंस क्या हैं? लिमिटेशंस, मिसट्रस्ट अमंग इट्स मेंबर्स ड्यू टू इट्स पास्ट हिस्ट्री लाइक रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो कुछ कंट्रीज में मिसट्रस्ट है एक दूसरी कंट्री के लेकर, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मान सकते हैं कि पाकिस्तान इंडिया पे कभी भरोसा नहीं करेगा और इंडिया पाकिस्तान पे कभी भरोसा नहीं करेगा। तो ऐसे में ये साउथ एशियन एसोसिएशन काम नहीं कर सकती, क्योंकि इसे एक दूसरे जो कंट्रीज़ का कॉपरेशन चाहिए, लेकिन वो तो इसे मिलता ही नहीं है। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस इन द रीजन, एग्जाम्पल चाइना। तो उसके बाद जो चाइना का एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है सार्क के ऊपर, जैसे कि पाकिस्तान से मिलकर रहता है चाइना हमेशा, और ऐसे में जब भी कोई बाहरला इन्फ्लुएंस होगा तो एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम नहीं कर पाती है, ये भी एक लिमिटेशन है इसकी। नेबरिंग कंट्रीज ऑफ द इंडिया थिंक्स दैट इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू इन्वेड देयर टेरिटरी एज मार्केट प्लेस फॉर द प्रोड्यूस गुड्स। तो जैसे कि दूसरी कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल नेपाल लगा लीजिए आप, या फिर भूटान लगा लीजिए, वो कंट्रीज़ ऐसा मानती हैं कि इस जो सार्क के थ्रू सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर किसी को होगा तो वो इंडिया को होगा, क्योंकि इंडिया अपने गुड्स को हमारी जगहों में भेज पाएगा। सबसे बड़ा है इंडिया क्योंकि, और हमारे एरिया में अपने गुड्स को ईजिली भेज सकता है। ऐसे में हमारी मार्केट पर भी वो कब्जा कर लेगा, और हमारी टेरिटरीज़ के लिए भी ये एक तरह से खतरा है। तो ऐसा इस कारण जो है, ऐसा मानने के कारण ये सार्क ये जो है अच्छे से सफल नहीं हो सकता है। तो इसी के साथ यहीं तक थी ये वीडियो, और मैं उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो पसंद आई होगी। शॉर्ट थी वीडियो थोड़ी सी, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारी जानकारी मिल गई होगी सार्क के बारे में। और इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डू लाइक द वीडियो।